नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम हो रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए वैसे तो समय समय पर हर दिन आपको क्लास बताते ही आए हैं कि कौन से क्वेश्चन आए हैं। आज 29 अगस्त को जो पेपर हुआ था वो हमें कुछ मिले हैं क्वेश्चन, तो हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ। अगर आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ तो इन क्वेश्चंस को कवर कर लीजिए, क्योंकि हमारी आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम की खास बात ये रहती है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसलिए इस क्लास में हम जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं उनको ज़रूर पढ़ना। 28 अगस्त का भी हमने दिया था, और जब 22, 23 और 24 को हुए थे तो वो क्वेश्चंस भी क्लास में हमने आपको दी थी। तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है आईटीआई एग्ज़ाम 2024 नाम से। उसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों की क्लासेज है, तो आप अपनी फर्स्ट ईयर की क्लासेज वहाँ से सारी अटेंड कर लें, देख लें। पेपर लगभग आपको वहीं से मिल जाएगा। अभी मेरे बच्चे से बात हुई थी तो आपको एक जानकारी दे दूं, हमने एग्ज़ाम से पहले आपको टॉप 20 क्लासेज प्लस 15 क्लासेज आपको वो दी थी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वाली, जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो पूरा पेपर इन्हीं क्लासेज में से आ रहे हैं। समय निकाल कर इनको देखना। टोटल 35 क्लासेज है, स्पीड डबल कर लो, आधी क्लास हो जाएगी, यानी 17-18 क्लास में ही आपका काम हो जाएगा। पेपर 100% फंसेगा, ये गारंटी है। तो अच्छे से करना कवर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और दोस्तों तक पहुंचाइए इस क्लास को। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। छोटे छोटे अपडेट और ये जिस तरह के पेपर्स क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर डाल देते हैं, आप उन्हें वहाँ से ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारा ऐप डाउनलोड करना। ऐप में आईटीआई फर्स्ट ईयर के फ्री टेस्ट अवेलेबल है, आप उसको अटेंड कर सकेंगे। आइए आज के क्वेश्चंस पर नज़र डालते हैं। अब मैं बता दूँ आपको एक चीज़ और, डिटेल से हमने जो क्लासेस दी थी ना उनमें फुल एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ हम आपको केवल फटाफट रिवीजन टाइप में ही बताएंगे, है ना। थोड़ी ब्राइटनेस कम करके सेट करा देता हूँ। देखो ये है क्वेश्चंस। अच्छा, एक जानकारी और दूँ आपको मैं, निम्मी डीजीटी ऑफिशियल वेबसाइट पर 3 मॉडल सेट इन्होंने प्रोवाइड करवाए थे आपको। फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के भी कराए, हर ट्रेड के करवाए थे। पेपर लगभग उनमें से ही आ रहा है। वो तीनों सेट कैसे डाउनलोड करने, इस पर हमने वीडियो भी दिया हुआ है, और वो तीनों सेट हमने टेलीग्राम पर भी आपको दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से ले लें। ये देखो, जैसे उस बच्चे ने पेपर सेंड किया, ये क्वेश्चन सेंड किया है, तो ये उस मॉडल सेट का ही है। क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछ रहा है। एनटीसी किन में होता है? सेमीकंडक्टर्स में होता है, इंसुलेटरों में होता है, यानी अर्धचालक जितने भी है, अचालक जितने भी है। अब यहाँ पर देखो, अचालक में केवल एक ही दिया हुआ है, माइका यानी अभ्रक दिया हुआ है, ठीक है। कॉपर जो है ना, इसमें पीटीसी होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यूरेका और मैग्नीन जो होते हैं ना, इनको जेडटीसी में रखते हैं, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी इनका ताप जो है बदलने से रेजिस्टेंस बदलता नहीं है। खैर, हम आपको क्वेश्चंस के हिसाब से ही रखते हैं, तो क्वेश्चन से अकॉर्डिंग जो अपना आंसर बनेगा ना, वो ये है कि क्वेश्चन और इसका आंसर माइका यानी अभ्रक। आपके पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो तो आप अभ्रक को ढूंढिएगा, जहाँ भी अभ्रक हो बस वही आपका उत्तर है। आइए अगले सवाल पर। कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? कुचालक प्रतिरोध को इंग्लिश में इंसुलेशन रेजिस्टेंस बोलते हैं, और माय डियर, इंसुलेशन प्रतिरोध मेगा ओम में मापा जाता है। शॉर्ट में एम और ओम लगाते हैं, मेगर से मापा जाता है, ये भी ध्यान रखना। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि वायरिंग इंस्टॉलेशन में इंसुलेशन प्रतिरोध जांच करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं या किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो मेगर उत्तर आएगा उस समय। अभी आपके जो इस क्वेश्चन का आंसर है ना, वो डी है, मेगा ओम आ जाएगा। लिखा हुआ है मेगा ओम, इकाई नहीं थी, मतलब प्रतीक नहीं लिखा हुआ, मेगा और ओम। तो कितना सिंपल आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको याद रह जाएगा और बहुत अच्छे से याद रहेगा। अच्छा सवाल, इस हथौड़े का नाम क्या है? एक हैमर आ रहा है, ये बार बार आ रहा है, वैसे तो मैंने पहले भी कई बार करवाया हुआ है। देखो, इसका ना मुँह है ना, ऊपर से खुला हुआ है, ऐसे फटा हुआ जबड़ा है, तो इसे हम लोग क्ला हैमर बोलते हैं। अब मैं आपको 2 चीज़ें और बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर तो क्ला हैमर है, और मैं 4 ऑप्शन लाया नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, तो क्ला हैमर बोलते हैं। पहचान क्या है? जबड़ा ऐसे फटा हुआ होगा। लेकिन इसका जो काम है ना, वो सेम टू सेम वैसा ही है जैसा आपके पिंसर का है। तो पेपर में ना सवाल आता है पिंसर का, आपको फ़ोटो दिखा करके कि इस टूल का उपयोग क्या है, या फिर सीधा आता है कि पिंसर का इस्तेमाल क्या है। लकड़ी से कील और पिन निकालने के काम आता है। वेरी मोस्ट रिपीटेड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वाला भी, और इसका भी काम यही है सेम ही। जैसे बाल पिन, स्ट्रेट पिन और हैमर होते हैं ना, वो पिन नहीं निकाल सकते, क्ला हैमर पिन निकालता है। कारपेंटर इसको यूज करता है ज़्यादातर।
आइए इस क्वेश्चन पर क्या पूछ रहा है, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग का उपकरण क्या है। अच्छा थोड़े बताऊँ, बच्चे बोलेंगे कि क्लियरिटी थोड़ी सी कम है। मैं बताऊँ ये मॉडल टेस्ट के ही क्वेश्चन है, तो अपन इसको बोल्ड डार्क ये तो कर नहीं सकते और ज़रूरत भी नहीं है, जैसा है वैसे ही ठीक है, क्योंकि मैं बोल कर भी तो बता रहा हूँ, समझ आ रहा होगा। देखो हमारे केबल की सुरक्षा युक्तियाँ दो तरह की होती है, एक को इंग्लिश में बोलते हैं कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, दूसरे को बोलते हैं क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। इस पर डिटेल से मैंने क्लास दी हुई है, पहले कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए भी स्पेशल टॉपिक है इतने से पर, अगर वो देखो तो भी ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सीधा याद रख लेना। अभी फिलहाल दो का याद रखो, कोर्स एक्सेस का 0.81 होता है और क्लोज एक्सेस का 1.23 होता है। क्या गुरुजी, क्या ये वाला रेटिंग फैक्टर जिसको बोलते हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, सिंपल एग्जांपल देता हूँ। इससे फ़र्क ये पड़ता है, मान लीजिए कि कोई केबल 10 एम्पीयर करंट सहन कर सकने योग्य थी, लेकिन अगर वो कोर्स एक्सेस करंट से प्रोटेक्टिव की गई है, यानी किटकेट फ्यूज़ लगाए, रिवेरिएबल फ्यूज़ लगाए, तो वो केबल 8.1 एम्पीयर रेटिंग वाली है। 8.2 एम्पीयर के बाद केबल कभी भी डैमेज हो सकती है। लेकिन अगर आपने उस पर HRC फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगाए तो वो केबल 12.3 एम्पीयर तक सहन करेगी। ये चीज़ है, यानी 10 एम्पीयर कम भी है और 10 एम्पीयर ज़्यादा भी है रेटिंग एक तरह से। अगर क्लोज एक्सेस है तो 10 कम रह गया, यानी 12 तक सहन कर सकता था, लेकिन कोर्स एक्सेस है तो 10 ज़्यादा है, 8 ही सहन करेगा। तो ये मतलब केबल चयन का एक कारक होता है करंट प्रोटेक्शन डिवाइस। अभी आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फिर, सी A3 ऑप्शन आ जाएगा 0.81। लेकिन दोनों इम्पोर्टेंट है, अगर क्लोज एक्सेस लिखा हुआ आ जाए तो ध्यान रखना 1.23 करना है, ठीक है ना, सीधा क्वेश्चन है और याद रख लेना भाई। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड से प्रतिरोध के ओमिक मान में कितना परिवर्तन आया। डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ये मैंने अभी बताया। NTC या PTC पर डिपेंड करेगा, मतलब प्रतिरोध का ताप गुणांक कैसा है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इसमें जो मान में परिवर्तन आता है ना, इसकी परिभाषा क्या है, तो माय डियर हम इसे ताप गुणांक के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। प्रतिरोध का ताप गुणांक PTC, NTC, ZTC कई तरह के होते हैं, तीनों चारों याद रखना, इम्पोर्टेंट है, अच्छा भी है। अगला सवाल देखो, श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है, यानी सीरीज़ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे लगाते हैं, एग्जाम्पल पूछ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, इनमें से ऑप्शंस देखने हैं, ध्यान से देखना। जिस बच्चे को चारों चीज़ें याद होती है वो बहुत अच्छे से करता है। वोल्ट मीटर का संयोजन, भाई किसको नहीं पता कि वोल्ट मीटर समांतर में लगता है, बताओ। फ्रिक्वेंसी मीटर भी समांतर में लगता है, याद रखना। घरों में प्रकाशीय उपकरण, घर के सभी लैंप पैरेलल में होते हैं, ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाती है तो भी दूसरा बल्ब चलता रहता है ना। एमीटर में शंट, वो भी समांतर में लगता है। जैसे मीटर की ये कॉइल है तो एमीटर में शंट यहाँ लगेगा ऐसे, किस लिए लगता है, मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए लगता है। लेकिन देखो वोल्ट मीटर में जो मल्टीप्लायर होता है ना, ये वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए लगता है, ये मीटर के सीरीज में लगता है। यानी अगर वोल्ट मीटर की कॉइल ये है तो रेजिस्टेंस यहाँ लगेगा, ये देखो, ठीक है। अब ये वैसे थ्योरी वाली चीज़ें हैं यार। कल मैं देख रहा था एक ही वीडियो के नीचे एक बच्चे का कमेंट आया हुआ था कि थोड़ा जल्दी जल्दी करवा दीजिए जी, एक्स्ट्रा मत बताइए। और एक बच्चे का कमेंट था कि क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा तरीके से बताइए ताकि हमें वो याद रहे। तो अब वही है ना कि सब अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो अगर आप क्लास में जाते हैं और पढ़ते हैं तो एक एक दिन के टॉपिक है। आइए अगले सवाल पर, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आबंध चक्र को इंग्लिश में वैलेंसी बोलते हैं, वैलेंसी को, और इसको प्रॉपर हमारी भाषा में हम लोग संयोजी बंध बोलते हैं। कोई भी हमारी सामग्री हो उसमें 3 होते हैं, संयोजी बंध, चालन बंध और ऊर्जा गैप। ये टॉपिक बड़े डिटेल से हमने करवाया हुआ है, अब तो ज़रूरत नहीं है खैर। तो संयोजी बंध कौन सा होता है वो भी मैं आपको बताऊं। अंतिम कक्षा जो होती है ना वो हमेशा संयोजी बंध कहलाती है। तो देखो इसमें क्वेश्चन आते हैं 4। क्या, सबसे पहला कि तांबे में कुल कितने होते हैं, तो कुल परमाणु 29 होते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, 2, 8 और 18। सवाल पूछा जा चुका है तांबे की तीसरे कक्षा में कितने होते हैं, तो कितना है, 18। इसने पूछा है आबंध यानी संयोजी वाले। संयोजी वो होता है जो अंतिम कक्षा में होता है, और अंतिम कक्षा में कितने हैं, 1। बताओ सवाल समझ में आया क्या, ठीक है ना। तो दोनों तीनों तरीके से याद रख लेना, 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं।
भाई जितने भी हो जैसे भी हो, अब आप मीटर खींच के रखें, याद रखें चीज़ों को। देखो भाई ये वाला क्वेश्चन आएगा कि केबल में आपको एक्स से इंगित भाग का नाम बताना है। ये बेल्टेड केबल और उन केबलों की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो। सवाल देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना इतना सा, ये है आपका कोर, ठीक है। इनके ऊपर अलग से लग रहा है स्पेशल, वो है आपका एक तरह से इंडिविजुअल इंसुलेशन। फिर इन सब के ऊपर एक कंबाइंड इंसुलेशन है, और इस कंबाइंड इंसुलेशन के बाद में यहाँ तो ये वाला है आपका लेड सीथ, जिसे हम मेटालिक सीथ भी बोल सकते हैं, हिंदी में आवरण, कवचिंग कुछ भी बोल सकते हैं। इसका काम क्या होता है, केबल को या कोर को नमी से सुरक्षा देना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर, ठीक है। अब भाई इतनी हिंदी इंग्लिश एडजस्ट हो सकती है। कई बार बच्चे आते हैं कि यार इंग्लिश में सर इंग्लिश में भी बता दिया करो, तो जो भी है पॉसिबल इतना ही हो सकता है। सवाल देखो, आपको एक जॉइंट दिखाया गया है कि इसका नाम क्या है। देखो जॉइंट के कुल 4 वो है क्वेश्चन, तो आप चारों को याद रखें। एक तो नोटेड टेप जॉइंट वाला आ रहा है, ब्रिटानिया जॉइंट का एक क्वेश्चन आ रहा है, एक ये वाला। इसकी पहचान यहाँ से होती है। देखो 2 ऐसे हाथ क्रॉस किए हुए जाते हैं, इसको मैरिड जॉइंट बोलते हैं। शुद्ध हिंदी लिखेगा तो विवाहित जॉइंट या विवाहित संधि लिखेगा, ठीक है। याद रख लो भाई, जैसे भी आपको याद रहे। डायग्राम देख लो अच्छे से, सीधा फ्लैट जैसा सा हो, बीच में यहाँ वो जॉइंट सा देखो, वो दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, मैरिड जॉइंट कहलाएगा। डिटेल से वैसे सारे जॉइंट बताएंगे, पढ़ा रखे हैं, आपको मिल जाएंगे क्लासेस। वही है ना, अब टाइम पर देखते नहीं है, साल भर पूरे साल भर लगभग मस्ती करते हैं, ये भी ऑब्जर्व आया ही है हमारे सामने। तो अब सीधे क्वेश्चन मिल रहे हैं, बस क्वेश्चंस तक सीमित रहो और आंसर ध्यान में रखो। सवाल देखो, चित्र में दिखाए गए इस उपकरण का नाम क्या है। ये ड्राइंग का एक क्वेश्चन है। देखो अपन अपनी भाषा में तो इसे चांदा बोलते हैं, कुछ साधारण भाषा में अपन डी भी बोल देते हैं क्योंकि डी जैसा है, ठीक है। लेकिन इसका जो इंग्लिश बनता है ना, वो बनता है प्रोट्रैक्टर। चांदा या प्रोट्रैक्टर, याद रख लेना, अच्छा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस क्वेश्चन की, फिर आ सकता है, याद रख लेना। एक इसके साथ वो ट्राई स्क्वायर भी था 45 डिग्री वाला, उसको भी याद रखो। ऐसे बनाया हुआ था, ठीक है ना। इसके बीच में एक और ऐसे बनाया हुआ था, और ये पूछ रहे हैं कौन सा है। ट्राई स्क्वायर है 45 डिग्री का, ये दोनों कोण 45-45 के हैं इसके, ये 90 का है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, तो 45-45 90, और ये 90 का अकेला 45 डिग्री का, वो भी याद रखना। अच्छा सवाल, एमकेएस प्रणाली में एम से क्या आशय है। देखो हमारे जो प्रणालियाँ होती है ना, वो 3 तरह की होती है। एक है एमकेएस, दूसरी है सीजीएस, और तीसरी है एफपीएस। तो ये जो तीनों है ना, ये एक ही राशि को अलग अलग उसमें इकाइयों में मापने का है। इसी तरह से ये तीनों एक है, इसी तरह से ये तीनों एक है। तो एस का मतलब तो यहाँ पर सेकंड है, और ये है समय की इकाई। लेकिन एम जो है ये मीटर है, सी सेंटीमीटर है, और ये है फुट। तो ये है लंबाई नापने के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद में किलोग्राम, ग्राम और पौंड, तो ये है मास यानी द्रव्यमान को नापने के लिए। अब यहाँ एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड, सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ऐसे याद रखना। इसका एक और क्वेश्चन आता है, देखता हूँ मैं, शायद वो भी दिया था क्या इसमें। अगर नहीं दिया तो मैं बता देता हूँ, है नहीं दिया कोई बात नहीं। तो सुनो, पेपर में सवाल आता है कि 3 मौलिक राशियाँ कौन कौन सी है। 3 मौलिक राशियाँ कौन सी है। मौलिक राशियों को इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स वही है जो अभी हम देख कर आए हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है ना। ये वाला भी क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं, बहुत आया था पिछली बार भी, इस बार भी मैथ के क्वेश्चंस में आएगा ये। जो 6 क्वेश्चन मैथ के आते हैं ना, उसमें से भी तो करना पड़ेगा ना। 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन उसमें भी सही करने ज़रूरी होते हैं, नहीं तो पास नहीं होगे। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, किस सब्जेक्ट में कितने पास करने हैं। देखो, तुलनात्मक विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरो, यानी आपको एनालाइज करना है 2 चीज़ों में कंपैरिजन करते हुए। जब कंपैरिजन करते हैं ना, तो अपन मोर देन लेस देन लगाते हैं, ये ध्यान रखो बस। योर पेंसिल इज़ देन माइन, आपका पेंसिल मेरे से या तो ज़्यादा शार्प है या कम शार्प है। तो सिंपल सी बात है, आपका इसमें वर्ब के साथ ER लग जाता है और शार्पर हो जाएगा। शार्पर देन माइन,
यानी मेरी पेंसिल से अधिक नुकीली या अधिक तीखी या अधिक पेनी पेंसिल है। ठीक है ना, इतना सा ही बनता है इसका, ज़्यादा नहीं है, याद रख लेना। अच्छा आए गया 3 मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी है, तो हो गया ये वाला, तो करने की ज़रूरत नहीं है ना। लंबाई, द्रव्यमान और समय 2 नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, और क्या है इसमें देखो, दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुनें। प्रतिक्रिया का मतलब क्या है, रिस्पॉन्स कैसा आएगा, आप रिस्पॉन्ड कैसा करेंगे। क्वेश्चन सुनो, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, दुर्घटना कब हुई। व्हेन पूछ रहा है, व्हेन का मतलब कब, कब जब भी आता है ये समय को संकेत करता है। अब मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, ध्यान से सुनना। इन होटल, ये लोकेशन बता रहा है कि कहाँ हुई। ड्यूरिंग ट्रेवलिंग, ये बता रहा है कि किस दौरान हुई, यानी क्या कर रहे थे तब हुई। ये रहा 8, 10:30, लास्ट नाइट, कल या बीती रात 10:30 बजे। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। नीचे क्या करें, ऑन द टेबल, ये भी बता रहा है कि कहाँ हुई, मतलब एक तरह से पोजीशन क्या थी। तो A3 आएगा। वैन जब भी आ जाए समय आएगा, तारीख लिखी हुई हो तो वो आ सकती है। वैन यानी कब, तो ये भी हो सकता था कि 2 सितंबर। ठीक है ना, समय, दिन, दिनांक, वैन मतलब मंडे, ये भी अगर होता तो आ जाता। नेक्स्ट देखो, टाइम मैनेजमेंट क्या है। टाइम मैनेजमेंट है कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम। आपका जो भी टास्क है उसे समय पर पूरा कीजिए। जैसे आज का आपका टास्क क्या है, आज का टास्क है कि कम से कम हमें 200 क्वेश्चन पढ़ने ही है, अगर कल पेपर है तो बस, यानी जो हमारी क्लासेज है वो पूरी कंप्लीट पढ़ करके जानी है, पेपर उनमें से आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या चाहिए, देखो खुद को डेवलप करना है ना, खुद को डेवलप करना है तो पहले खुद को जानो, नो योर सेल्फ, खुद के बारे में पता हो, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, वीकनेस पर काम करो, स्ट्रेंथ जो है वो है ही ऑलरेडी, सब मिलकर के स्ट्रेंथ हो गई, बस ग्रो कर गया बंदा। ठीक है, तो बस माय डियर इतने क्वेश्चन मिले थे। अभी और बच्चों ने बीच बीच में क्वेश्चन सेंड किए तो है, लेकिन उनका या तो फिर आपको कल सुबह वीडियो देंगे या नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को ऐड करेंगे। एक बार इतने पढ़कर जाओ, आपके एग्ज़ाम के लिए इतने पर्याप्त है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करो, बिना सब्सक्राइब किए नहीं देखना प्लीज़, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ऐप से फ्री टेस्ट अटेंड करो तो ऐप डाउनलोड कर लो। बहुत धन्यवाद।